तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका नाम क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है ना, सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में जानेंगे। जो सेकेंड चैप्टर आप रीड करेंगे तो उसमें सबसे पहले पदार्थ के बारे में ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है? पदार्थ। देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्या अच्छा दिखे, और बड़ा सा। देखिए एक में क्या है? पदार्थ। इंग्लिश में सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है, देखिए पदार्थ वो है जिससे वस्तुएं बनी होती है। पदार्थ क्या है? जिससे वस्तुएं बनी होती है वही पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ वो है जिससे वस्तुएं बनी होती है। इसके पॉइंट्स क्या है? ये कोई भी भौतिक सामग्री हो सकती है। ठीक है, कौन? पदार्थ। ठीक है, ये भौतिक सामग्री हो सकती है। अब भौतिक सामग्री क्या है? देखिए भौतिक सामग्री ऐसी वास्तविक चीजें होती है जिसको हम लोग देख, छू और माप सकते हैं। ये जो भौतिक सामग्री है ये 3 अवस्थाओं में हो सकती है। कौन-कौन? इसको जान लेते हैं। एक में कौन? एक में जान लेंगे ठोस। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड। सेकंड में क्या है? द्रव। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिक्विड। ठीक है, और थर्ड में क्या है? गैस। ये जो तीन है ये भौतिक सामग्री के तीनों अवस्था है। कौन? देख सकते हो आप, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों क्या है? भौतिक सामग्री का तीनों अवस्थाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? ये ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। इसी के क्या है? भौतिक सामग्री की क्या है? अवस्थाएं ये है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं। लकड़ी, लोहा, पानी, कांच, प्लास्टिक, हवा। ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ है। ये पदार्थ है यानी मूल चीज है। ठीक है, ये पदार्थ है, मूल चीज यानी मूल चीज है। देखिए सेकंड में क्या है? वस्तु। अब वस्तु सेकंड में क्या पढ़ेंगे? वस्तु के बारे में। तो वस्तु क्या होता है? यानी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहेंगे। वस्तु वो है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई गई होती है और किसी पदार्थ से बनी होती है। वस्तु वो होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और किसी पदार्थ से बनी होती है। यानी फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में देखिए पदार्थ होता है। पदार्थ से क्या होता है? वस्तु बनाई जाती है। और क्यों बनाई जाती है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही बनाई जाती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे। मेज क्या है? मेज किस चीज से बनी होती है? लकड़ी से बनी होती है। बोतल किस चीज से बनी होती है? प्लास्टिक या कांच से बनी वस्तु। कुर्सी किस चीज से बनी होती है? धातु या लकड़ी से बनी होती है। ठीक है, चश्मा कांच और धातु से बनी वस्तु होती है। बाल्टी प्लास्टिक से बनी वस्तु होती है। ये सभी वस्तुएं हैं। कौन? ये सभी वस्तुएं हैं यानी किसी पदार्थ में बनी उपयोगी चीजें। यानी किसी पदार्थ से बनी उपयोगी चीजें क्या होती है? वस्तु। ठीक है, चलते हैं सेकेंड पेज पे। इसमें कौन सा है? उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? द्वितीयमान पदार्थ क्या होते हैं? आप ये पढ़ेंगे थर्ड। ये क्या होता है? वे पदार्थ जिनकी सतह चमकीली होती है और जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं उन्हें द्वितीयमान जिसमें लुस्ट्रस कहते हैं। ठीक है, देखिए द्युतिमान जो होती है ना, इसकी सतह चमकीली होती है और ये प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये एक सतह हो गया, ये बहुत चमकीली है। अगर इस पे सूर्य की किरण आएगा तो ये प्रकाश को क्या करेगा? यहाँ से परावर्तित हो जाएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ से परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा क्या द्युतिमान पदार्थ क्या होते हैं? जिनकी सतह चमकीली हो, वह प्रकाश को परावर्तित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयमान, जो स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, देखिए अधिकतर वस्तु, इसके पॉइंट्स क्या है? अधिकतर धातुएं, इन धातु क्या बोलेंगे? इंग्लिश में मेटल्स बोलेंगे। क्या होती है? द्युतिमान होती है। अधिकांश जो अधिकतर धातुएं होती है क्या होती है? ये द्युतिमान होती है, लुस्ट्रस होती है, जिनकी सतह चमकीली होती है और प्रकाश को क्या करते हैं? परावर्तित करते हैं। इसकी पॉइंट्स और देखिए। धातुओं के उदाहरण जो द्युति मतलब क्या होता है? चमक। ठीक है, देखिए धातुओं के उदाहरण जो द्युति मतलब चमक दिखाते हैं, कौन कौन से? लोहा,
तांबा, एल्युमिनियम, सोना और चांदी क्या करते हैं? इनकी सतह चमकीली होती है और क्या होते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं। और क्या है, ये सभी धातुएं ताजा काटने या पॉलिश होने पर तेज तेज चमक दिखाती है। कौन कौन से? ये जितने भी है ना, ये अगर इसको काट दिया जाए, ताजा काटने, जैसे कि यहाँ मान के रड है, इसको इसको अच्छा से काटिएगा, आप या पॉलिश इसको करेंगे तो क्या होगा, बहुत तेज चमक दिखाई देगी इसमें इसमें ठीक, ये समझ गए। तो चलते हैं अगला पॉइंट में। देखिए, धातु कभी कभी चमक क्यों खो देती है, आपकी किताब में ये भी मिलेगा। देखिए, क्यों खो देती है? जो धातुएं होती है ना, अपनी चमक कभी कभी खो देती है। किस वजह से खोती है? जब धातु की सतह पर वायु वायु मतलब ऑक्सीजन, ऐसे भी वायु में बहुत सारे गैसेस मिलते हैं, ऑक्सीजन रहती है, नाइट्रोजन रहती है, ठीक है। देखिए, तो वायु मतलब ऑक्सीजन और नमी, नमी मतलब वाटर वेपर के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसके ऊपर एक पतली परत जैसे कि जंग या ऑक्साइड बन जाती है, ठीक है। जैसे कोई धातु हो गया, ये मानो कि धातु हो गया, अब इसकी सतह क्या हो गया, इसकी सतह एक ले लिए ऊपर, कौन सा, ये इसकी एक सतह हो गया, ठीक है। इस पर क्या करेगा, ऑक्सीजन यानी वायु और नमी मतलब हवा और पानी मिलकर क्या करेगा, इस पे जंग बैठ जाएगा, और जंग लगने के कारण क्या हो जाएगा कि इसकी चमक खो देगी अपना, ठीक है। जब चमक अपना खो देगी तो क्या क्या परिणाम मिलेगा, धातु की प्राकृतिक चमक छिप जाती है, वो निष्प्रभ मतलब द्युतिहीन हो जाती है। द्युति मतलब क्या होता है, द्वितीय, द्वितीय का मतलब क्या होता है, चमक, और द्युतिहीन मतलब क्या होता है, जो चमक ना दिखाई दे, जिसकी चमक ना हो, ठीक है। ये हो गया। चलते हैं अगला पॉइंट। इसकी सॉरी इसकी अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। देखिए, तांबा, तांबा क्या है, समय के साथ उस पर हरा परत यानी कॉपर कार्बोनेट जम जाता है, और कॉपर कार्बोनेट जम जाता है ना तांबा पे, तो तांबा अपनी चमक क्या करती है, खो देती है। उस पे है आयरन, आयरन नमी से मिलकर जंग, जंग मतलब रस्ट, इंग्लिश में रस्ट, नमी से मिलकर क्या करता है, जंग बनाता है, कौन, लोहा, जिससे उसकी चमक खत्म हो जाती है। थर्ड में क्या, एल्युमिनियम, ये अपने ऊपर एक पतली ऑक्साइड परत बना लेता है, जिससे ये डल दिखता है, ठीक है। इसकी निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष, धातुएं सामान्यतः चमकीली होती है, द्वितीयमान मतलब क्या होता है, द्वितीयमान मतलब चमकीले, लेकिन वायु और नमी की प्रतिक्रिया से उनकी चमक क्या होती है, धीरे धीरे कम हो सकती है, ठीक है। ये धातु तो चमकीले होती है, द्वितीयमान होती है, लेकिन वायु और नमी के संपर्क में आकर उसके बाद क्या करता है, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन करता है, और क्या करता है, धीरे धीरे अपनी चमक कम हो जाता है इसका। हो गया ये पॉइंट। अब चलते हैं अगला पॉइंट, अगला नेक्स्ट चैप्टर। देखिए, उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, कोमल और कठोर पदार्थ के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कोमल और कठोर पदार्थों में अंतर क्या है। देखिए, तो कोमल पदार्थ जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स बोलते हैं। तो कोमल पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से खरोंचा, मोड़ा, संपीड़ित, संपीड़ित मतलब क्या होता है, संपीड़ित मतलब दबाया जा सकता है, जिसको कंप्रेस्ड किया जा सकता है, ठीक है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से खरोंचा, मोड़ा या संपीड़ित किया जा सकता है, वो क्या होते हैं, कोमल पदार्थ। कोमल पदार्थ वे होते हैं जिन्हें हम आसानी से खरोंचा, मोड़ा या संपीड़ित जा सकता है। उदाहरण, मिट्टी, मोम, रबर, चारकोल, आराम से उसको क्या करते हैं हम लोग, दबा सकते हैं, खरोच सकते हैं या मोड़ सकते हैं। यही होता है कोमल पदार्थ, सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। उसके बाद कठोर पदार्थ यानी हार्ड मटेरियल, ये क्या होता है, क्या होता है हार्ड मटेरियल, वे पदार्थ जिन्हें खरोचना या दबाना कठिन होता है, और जिनका आकार बदलना आसान नहीं होता। ये कठोर पदार्थ है, इनको हम लोग ना ही इसका आकार बदल सकते हैं, ना इसको हम दबा सकते हैं, ना ही खरोच सकते हैं। ये क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, लोहा, स्टील, कांच, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है, ठीक है। इसको ना हम लोग दबा सकते हैं, ना ही इसको हम खोद सकते हैं,
ठीक है। देखिए इसमें जो है ना, इसमें खरोंचने का मतलब है हाथ से, ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रेगमाल लाइए और उसको लोहा को खरोंचते रहिए, ठीक है ना। देखिए इसकी इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन कौन से, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से। कठोरता का अर्थ है खरोंचने या संपीड़न के प्रति प्रतिरोध। मतलब कठोरता का मतलब क्या होता है, किसी कोई वस्तु, कोई मटेरियल्स है, ठीक है, मतलब पदार्थ है जिसको मतलब खरोंचना और संपीड़न हम लोग नहीं कर सकते हैं, यह कठोरता का अर्थ होता है। देखिए इसका पॉइंट्स और कौन सा है। हीरा डायमंड सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है, किसको, हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है हीरा को। उसके बाद है तालक, सबसे कोमल खनिजों में से एक है। कौन, तालक। तालक जो है सबसे कोमल खनिजों में से एक है। चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मेरा, संपीड़न का मतलब यही होता है कि कंप्रेस। कंप्रेस मतलब दबाना, यहाँ देख सकते हैं। संपीड़ित का मतलब दबाया, कंप्रेस किया। इसका मतलब और जान लेंगे क्या क्या होता है। देखिए संपीड़ित शब्द का मतलब क्या होता है, दबाना या संकुचित करना, यानी किसी वस्तु के आकार को दबा दबाव डालकर छोटा करना, यही संपीड़ित का मतलब होता है। ठीक है ना। संपीड़न का मतलब क्या होता है, दबाना या संकुचित करना, यानी किसी वस्तु के आकार को क्या करना, दबाव डालकर बदल देना, यानी छोटा कर देना। देखिए संपीड़ित, संपीड़ित मतलब कंप्रेस्ड का सामान्य आसान अर्थ क्या होता है, जब किसी वस्तु पर बल यानी फोर्स लगाकर उसका आकार घटाया जा सकता है, घटाया जाता है, तो उसे संपीड़ित करना कहते हैं। कोई वस्तु हो गया, उसमें हम फोर्स मतलब बल लगा के उसका आकार घटा देंगे, तो उसे क्या कहते हैं, संपीड़ित करना कहते हैं। देखिए उदाहरण से समझते हैं। स्पंज, स्पंज, जब आप स्पंज को दबाते हैं, मतलब मिठाई जो छेना होता है, तो वो आसानी से छोटा हो जाता है। इसका मतलब है कि स्पंज को क्या कहते हैं, संपीड़ित किया जा सकता है। यानी स्पंज क्या है, कोमल पदार्थ है, लोहे की छड़, इसे दबाने पर इसका आकार नहीं बदलता, यानी ये संपीड़ित नहीं की जा सकती। ये क्या है, एक कठोर पदार्थ है। ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए इसमें अब उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे कि बिल्ले और अबिल्ले पदार्थ। ठीक है। देखिए बिल्ले और अबिल्ले पदार्थ क्या होता है, बिल्ले का मतलब होता है घुल जाना, ठीक है ना, किसी चीज में। बिल बिल्ले का मतलब क्या होता है, वैसा पदार्थ जो नहीं घुलता हो किसी चीज में। देखिए अब इसको डीप जानेंगे थोड़ा, इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं उन्हें बिल्ले कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सोलूबल। ठीक है, इसको बिल्ले कहते हैं। ठीक है, मान के ये इसमें क्या है, इसमें अभी समझे। मान के ये पानी है, ठीक है, कोई पदार्थ लाके इसमें हम डाल दिए तो क्या हो गया, ये पदार्थ क्या होगा, आसानी से इसमें पानी में घुल गया, तो हम क्या कहेंगे, तो वो पदार्थ घुल गया तो बोलेंगे क्या है, वो विलेय पदार्थ है। ठीक है। और वैसा पदार्थ जो जल में नहीं घुलता हो तो उसको क्या क्या बोलेंगे, अविलेय पदार्थ। ठीक है, इनसोलूबल। ठीक है ना। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें अविलेय कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं। देखिए माने कि आगे मिलेगा एग्जाम्पल आपको, ठीक है ना। देखिए क्या द्रव भी जल में विलय हो सकता है। हाँ, कई द्रव मतलब क्या होता है, लिक्विड। ठीक है ना। एक चीज और बता देना चाहता हूँ, आपको कंफ्यूजन आप हो सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये द्रव मतलब लिक्विड होता है। ठीक है ना, द्रव मतलब लिक्विड, जो पानी हो गया और क्या हो गया, सरसों का तेल, ये सब लिक्विड है। किरोसिन तेल। ठीक है, एक होता है द्रव्य, द्रव्य इसमें, ये द्रव्य लगा था पदार्थ, समझ गए, मटेरियल्स। इसमें क्या, मटेरियल्स, METERIALS। ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये समझ गए। हाँ, कई द्रव्य लिक्विड जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, जबकि कुछ अविलय भी हो सकते हैं, कुछ कुछ लिक्विड जल में विलय, मतलब जो जल में विलय विलय हो गया तो उसे क्या कहेंगे, सोलुबल लिक्विड्स।
देखिए शराब हो गया, सिरका हो गया, ये दोनों जल में पूरी तरह क्या होता है, घुल जाते हैं। अक्सर बिहार में से देखा जाता है कि या कहीं भी देखा जा सकता है कि क्या करता है लोग, स्प्राइट हो गया चाहे कुछ भी हो गया, पानी वानी हो गया, उसमें क्या कर देगा, थोड़ा शराब डालेगा और पीना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, शराब, अल्कोहल, सिरका मतलब वाइनेगर। ठीक है, ये दोनों क्या होता है, जल में पूरी तरह घुल जाते हैं। देखिए, अगर ये जो देख रहे हैं इसमें मान लेगा पानी है, अगर इसमें क्या किया, शराब लाके हम इसमें डाल दिए तो ये क्या करेगा, घुल जाएगा। पानी क्या करेगा, उसको घुला लेगा, अपने मिला लेगा, घुला लेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, कहेंगे कि शराब विलय हो गया किसमें, पानी में। तो आपको नहीं दिखेगा, लगेगा पानी ही है। लेकिन अगर मैं एक और ऐसा लिक्विड है जो जल में क्या होता है, अविलय होता है, मतलब कि वो जो अविलय पदार्थ है वो जल में घुलेगा ही नहीं। देखिए, जैसे कि इसमें जो लिक्विड्स है, जल में अविलय द्रव मतलब कि इनसोल्युबल लिक्विड्स, क्या है, तेल। तेल देख सकते हैं, जो अब पेट्रोल, ये जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं, ये ऊपर तैरने लगते हैं। ये देख सकते हैं किताब में, अभी किताब में दिया है, देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं, ये पानी है, ऊपर क्या है, पेट्रोल है। तो पेट्रोल क्या करेगा कि पानी में मिश्रित मिश्रित होगा ही नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं, मतलब घुलेगा ही नहीं पानी में। तो क्या करेगा, एक ये पानी है, पानी के ऊपर क्या करेगा, ये जो पेट्रोल है एक लेयर बना लेगा। ये माने कि ये पानी का लेयर है। देखिए मैं अच्छा से बनाता, माने कि ये पानी हो गया। ठीक है, पानी के ऊपर क्या करेगा कि पेट्रोल आएगा और लेयर एक बना लेगा। ठीक है, मतलब मिलेगा नहीं। देख सकते हैं, इसमें अच्छे से दिख रहेगा इस फिगर में। कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड है जो मिश्रित हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी लिक्विड है जो क्या होता है, जल में मिश्रित नहीं होती है। ठीक है, तो देख ले, ये नीचे वाटर है, ऊपर क्या पेट्रोल है, नहीं मिल रही है, ऊपर एक लेयर बना रही है, जिसको क्या बोलेंगे, पेट्रोल को अविलय पदार्थ या अविलय लिक्विड ही बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये भी मिलेगा आपकी क्लास में कि सारणी 2.4 में क्या मिलेगा कि कुछ सामान्य सामान्य द्रवों की जल में विलीयता। कुछ सामान्य जो द्रव है कि जल में विलीयता, देखिए कुछ आपके पास बहुत सारे लिक्विड्स होंगे, मतलब द्रव होंगे जो जल में क्या होगा, विलय होता है। आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर द्रव, ये जितने भी है आपको द्रव मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, भली भांति मिश्रित होता है या मिश्रित नहीं होता, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए सिरका, अभी किताब में दे दिया गया है कि भली भांति क्या होता है, वो मिश्रित हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए अब नींबू का रस, तो नींबू का रस क्या होता है, मिश्रित होता है। हाँ, नींबू का रस क्या होता है, भली भांति क्या होता है, मिश्रित हो जाता है जल में। देखिए सरसों का तेल, अब सरसों का तेल क्या करेगा कि अगर पानी में हम डालेंगे, कौन सा, सरसों का तेल, तो क्या करेगा, पानी में मिश्रित मिश्रित नहीं होता है, मिश्रित नहीं होगा, लेकिन क्या करेगा, पानी के ऊपर एक लेयर बना लेगा और तैरते रहेगा। ठीक है, अब देखिए नारियल का तेल, तो नारियल का तेल क्या होता है, यह भी मिश्रित नहीं होता है, यह भी क्या करेगा कि लेयर बना लेगा पानी के ऊपर और तैरते रहेगा। ठीक है, उसके बाद किरोसिन, मिट्टी तेल, किरोसिन क्या होगा, ये मिश्रित नहीं होता है और हल्का सा ऊपर तैरते रहता है। ठीक है ना, ये देखिए, आप ये फिर एग्जांपल यहाँ पर लगा दिया हूँ, देख सकते हैं। इसमें क्या है, समझिए, इसमें क्या है, नींबू का रस है, इसमें क्या है, सिरका है, इसलिए इसमें क्या होगा, पानी जल में क्या हो गया, विलय हो गया, तो नहीं दिख रहा है, सिर्फ जल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि विलय कर लिया आपने में। इसमें क्या है, सेकेंड वाला में, इसमें इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पेट्रोल डाल दिया है, तो देखिए पानी में घुल रहा है, नहीं घुल रहा है, ऊपर तैर रहा है। ठीक है ना, मिश्रित नहीं हो रहा है, ये लिखा है नोट। सिरका और नींबू का रस जल में घुल जाते हैं, इसलिए क्या है, ये विलय द्रव है। जो द्रव मतलब लिक्विड जल में घुल जाए तो घुलने वाले द्रव को क्या करेंगे, विलय द्रव। ठीक है, तेल और केरोसिन जल में नहीं घुलते, इसलिए क्या है, ये अविलय द्रव है। ठीक है, समझ गए ना, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर मतलब क्या है, इसका नेक्स्ट चैप्टर देखिए, इसमें क्या है, अब इसमें देखेंगे जल में द्रव का व्यवहार 3 प्रकार का हो सकता है। सब आपकी किताब में मिलेंगे, इसलिए मैं वहां से पॉइंट्स को उठा उठा क्या किया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, या समझा दिया हूँ। देखिए जल में द्रवों का व्यवहार
कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। एक में पूर्णतः मिश्रित होने वाला द्रव। जल में क्या होगा? वैसा द्रव जो क्या करेगा? पूरी तरह से क्या करेगा? मिश्रित हो जाएगा, मिल जाएगा, घुल जाएगा। इसके पॉइंट्स क्या है? ये द्रव जल में पूरी तरह घुल जाते हैं। सेकंड क्या है? कोई अलग परत नहीं बनाती है, उसमें मिल जाती है। उदाहरण सिरका। सिरका को क्या बोलते हैं? विनेगर। ठीक है। नींबू का रस और एल्कोहल, ये सब क्या है? द्रव में पूरी तरह क्या होता है? मिश्रित हो जाती है और लेयर नहीं बनाती है। लेकिन अब इसमें देखा जाए, इसमें किसमें? सेकंड में। देखिए ये सही सही जो है ना, सही इसलिए लगाया गया कि जल में विलय है। और ये जो गलत सही नहीं, मतलब कि जल में विलय नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब कि जल में नहीं घुल रहा है। तो क्या है? मिश्रित नहीं होने वाला द्रव कौन कौन सा? ये द्रव जल में नहीं घुलते, कुछ समय बाद अलग परत बना लेता है, जिसके पेट्रोल पानी में डालेगा तो क्या करेगा? एक लेयर बना लेगा, उसके बाद तैरते रहेगा। उदाहरण सरसों का तेल, नारियल तेल और पेट्रोल। ठीक है। 3 में देखिए, थोड़ी मात्रा में मिश्रित होने वाला द्रव। ठीक है। देखिए कुछ द्रव थोड़ी मात्रा में मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में देने पर अलग परत बनाते हैं, जैसे केरोसिन तेल और डीजल। थोड़ा बहुत मिलते हैं लेकिन पूरी तरह नहीं मिलती है। कौन है? केरोसिन तेल और डीजल। अगर जल में डालेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिल भी जाएगा। अगर हम लोग केरोसिन तेल और डीजल की जो मात्रा है, अगर ज्यादा कर दिए पानी में, तो क्या होगा? पूरी तरह मिलेगा नहीं, ऊपर तैर तो ऊपर क्या करेगा? परत बना लेगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ये इस बात पर निर्भर करता है कि द्रव के अणु जल के अणु के साथ कितनी अच्छी तरह से आकर्षण करते हैं। ठीक है, समझ गए? देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो द्रव का अणु होता है, वो जल के अणुओं के साथ कितनी अच्छी तरह से आकर्षण करता है। अच्छी तरह से आकर्षण कर लेगा तो घुल जाएगा, अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा? एक लेयर बना लेगा और मिश्रित नहीं होगा। देखिए एक है लाइक डिजोल्व लाइक, नियम के अनुसार। ये एक नियम होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जल एक ध्रुवीय पोलर है। ठीक है। ध्रुवीय का मतलब क्या होगा? पोलर। ठीक है। देखिए जल क्या है? एक ध्रुवीय द्रव है, इसलिए वही द्रव उसमें घुलते हैं जो स्वयं भी ध्रुवीय हो, जैसे सिरका। जबकि तेल जैसे अध्रुवीय द्रव जल में नहीं घुलते और अलग परत बना लेते हैं। समझ गए? देखिए जो जो जल है एक ध्रुवीय है। कौन सा? ध्रुवीय द्रव है। और देखिए जल भी ध्रुवीय द्रव है और सिरका भी क्या है? ध्रुवीय द्रव है। इसीलिए क्या करते हैं? एक दूसरे में क्या करते हैं? घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। समझ गए? लेकिन देखिए अब क्या है? जल आपका ध्रुवीय होगा और तेल क्या है? अध्रुवीय। समझ गए? तो क्या करेगा? एक दूसरे में नहीं मिलेगा। ठीक, समझ गए? और नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे? एक लेयर बना लेगा, लेयर मतलब परत बना लेगा और ऊपर रहेगा। ठीक है। देखिए अब यहाँ थोड़ा जान लेते हैं किसके बारे में। तो ध्रुवीय क्या होता है, अध्रुवीय क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जानना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें क्या है? वो थोड़ा बहुत बड़ा हो गया। अब पोलर क्या होता है? पोलर को हिंदी में क्या कहेंगे? ध्रुवीय पदार्थ क्या होता है? जिन अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक सिरा होता है। जिन अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक सिरा होता है। ठीक है। कौन? किसमें? ये जो पोलर है, पोलर पदार्थ मतलब ध्रुवीय पदार्थ, उसी का पॉइंट्स है। ठीक है ना? उसके बारे में जिन अणुओं में धनात्मक और ऋणात्मक सिरा होता है, वो क्या होता है? ध्रुवीय पदार्थ होते हैं। इनमें विद्युत आवेश का असमान वितरण होता है। ये आमतौर पर जल जल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? रासायनिक फार्मूला H2O। ठीक है। जैसे अणुओं से अच्छी तरह मिलते हैं। जैसे कि एक पॉजिटिव और निगेटिव मतलब धनात्मक और ऋणात्मक है, तो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा और घुल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है ना? देख सकते हैं उदाहरण जल, सिरका, अम्ल, चीनी, नमक, अल्कोहल, ये सब क्या है? ये सब ध्रुवीय पदार्थ है। कौन सा है? ध्रुवीय पदार्थ है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पोलर पोलर मटेरियल। समझ गए? ठीक है। इसमें क्या होता है? असमान विद्युत आवेश मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा। ठीक है ना? तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेगा? एक दूसरे में क्या होगा? मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए इन पदार्थों को अणु जल जैसे ध्रुवीय द्रव में क्या होता है? आसानी से घुल जाते हैं।
और जो नॉन पोलर है मतलब अध्रुवीय पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है, जिसका देखिए नॉन पोलर मतलब ध्रुवीय अध्रुवीय पदार्थ, जिन अणुओं में कोई अस्थायी धनात्मक ऋणात्मक सिरा नहीं होता है, विद्युत आवेश का वितरण समान होता है, ये जल में नहीं घुलते लेकिन आप अपने जैसे अन्य अध्रुवीय पदार्थों में घुल जाते हैं। ये जल में देखिए ये जो ये जो नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय पदार्थ है, इनका आवेश क्या होता है, समान होता है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ही होगा, तो घुलेगा कहाँ, घुलेगा ही नहीं। ठीक है, इनके अणुओं में कोई अस्थाई मतलब क्या, परमानेंट। परमानेंट मतलब मतलब कि बदले ना, वही की वही। जैसे धनात्मक है तो इसमें भी इसमें ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा, इसमें प्लस है तो इसमें भी प्लस होगा, धनात्मक होगा। धनात्मक धनात्मक और ऋणात्मक ऋणात्मक। ठीक है, यानी समान होगा, एक जैसा होगा, तो घुलेगा नहीं। देखिए ये जल में नहीं घुलते हैं, कौन, अध्रुवीय पदार्थ क्या था, जल में नहीं घुलते हैं, लेकिन अपने जैसे अध्रुवीय पदार्थ किस में घुलेगा, अपने ही में घुलेगा, मतलब अध्रुवीय पदार्थ में ही घुलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा पदार्थ होते हैं अध्रुवीय पदार्थ। तेल होता है, पेट्रोल होता है, मिट्टी का तेल होता है, मोम, मोम को क्या बोलते हैं, मोम को वैक्स। ठीक है, वैक्स। और बेंजीन का बेंजीन। ठीक है, ये जो सब ये क्या है, अध्रुवीय पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलते और जल के ऊपर क्या है, एक परत बनाकर तैरते रहते हैं। ठीक है, आप थोड़ा देख लेते हैं, देखिए अब लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, ये जो नियम है, क्या नियम क्या कहता है, ध्रुवीय द्रव में घुलते हैं, अध्रुवीय द्रव में घुलते हैं, ध्रुवीय प्लस अध्रुवीय नहीं घुलते हैं। कहने का मतलब है कि एक जैसा, माने कि ये ध्रुवीय है, ठीक है, ये ध्रुवीय है, और ये भी क्या है, ध्रुवीय है, तो ये दोनों आपस में घुल जाएंगे। लेकिन एक अध्रुवीय होगा और एक ध्रुवीय होगा, तो क्या होगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ये हो गया क्या आपका, अध्रुवीय, अध्रुवीय हो गया। ठीक है, हम्म, ठीक है, अध्रुवीय और इधर भी अध्रुवीय, अध्रुवीय। ठीक है, देखिए अध्रुवीय अध्रुवीय में ही घुलेगा। ठीक है ना, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय ध्रुवीय में नहीं घुलेगा। ठीक है ना, ये क्या होता है, लाइक डिजोल्व लाइक का क्या है, यही यही नियम है। ध्रुवीय ध्रुवीय द्रव में घुलता है, ठीक है, अध्रुवीय अध्रुवीय द्रव में घुलता है, ध्रुवीय प्लस अध्रुवीय क्या होता है, नहीं घुलता है। देखिए छोटा एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पदार्थ इधर पोलर और नो पोलर मतलब कि क्या, अध्रुवीय और ध्रुवीय। ठीक है ना, पोलर मतलब ध्रुवीय, नॉन पोलर मतलब अध्रुवीय। जल में घुलता है कि नहीं, ये देख लेते हैं। देखिए जल क्या है, ध्रुवीय है, हाँ जल में घुल जाएगा। सिरका क्या है, ध्रुवीय है, ये भी क्या होगा, जल में घुल जाएगा। लेकिन सरसों का तेल तो पदार्थ है, ठीक है, ये सभी पदार्थ है। तो सरसों का तेल क्या है, ये अध्रुवीय पदार्थ है, मतलब नॉन पोलर पदार्थ है, तो क्या होगा, जल में नहीं घुलेगा। देख सकते हैं, ये है डिजोल्व लाइक डिजोल्व का नियम, ये ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक बात और, इसमें जो आपको मिला था ना एक, वो इसमें जो मिला था, कहीं सीरा मिला होगा आपको, देख सकते हैं। अब ये सीरा क्या होता है ना, थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बैटरी देखे होंगे, तो बैटरी के ऊपर और नीचे, तो उसको क्या कहेंगे, सिरा मतलब किनारा ही होता है। तो बैटरी के क्या होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक सिरा होता है। माने कि ये बैटरी है, यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा, माइनस। तो ये धनात्मक सिरा और एक क्या होगा, ऋणात्मक सिरा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, सिरा शब्द का अर्थ क्या होता है? सिरा शब्द का अर्थ क्या होता है? किनारा, छोर या अंत। विज्ञान में जब हम कहते हैं धनात्मक सिरा मतलब पॉजिटिव एंड या ऋणात्मक सिरा निगेटिव एंड, तो हम किसी अणु के उस भाग की बात करते हैं जहां आंशिक रूप से आवेश मौजूद होता है। चलिए एक मतलब एक चीज बनाता हूँ मैं। देखिए, माने कि ये बैटरी हो गया, ठीक है, ये एक बैटरी हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस कर दिया, ठीक है, और यहाँ क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या देंगे हम लोग? इसका जो नाम होगा, ये हो गया धनात्मक सिरा, ठीक है, धनात्मक सिरा, ठीक है। और इसका क्या नाम रहेगा, ऋणात्मक सिरा, ठीक है। समझ गए? इसमें क्या होता है, इसको हटा दूं पहले। देखिए, तो हम किसी अणु की बात करते हैं तो हम आंशिक रूप से आवेश मौजूद मौजूद होता है। तो हम किसी अणु के उस भाग की बात करते हैं जहां आंशिक रूप से क्या होता है, आवेश मौजूद मौजूद होता है। मतलब ये सिरा और ये सिरा का हम बात करते हैं ना, आंशिक रूप से, जिसमें क्या होता है, आवेश मतलब पॉजिटिव आवेश मतलब धनात्मक आवेश, ये क्या है, ऋणात्मक आवेश मौजूद होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। देखिए, विज्ञान में सिरा का उपयोग कैसे होता है, ये देख लेते हैं। ध्रुवीय अणु में एक सिरा पर धनात्मक आवेश होता है, ये वाला। दूसरे सिरा पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, देख सकते हैं जो उदाहरण H2O मतलब जल। ये H2A जो होता है ना, ये H2O जो होता है, ये जल का रासायनिक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए, इसमें ऑक्सीजन सिरा क्या होता है, धनात्मक आंशिक ऋणात्मक होता है, और हाइड्रोजन सिरा क्या होता है, आंशिक धनात्मक होता है। इसलिए जल को कहा जाता है क्या है, ध्रुवीय पोलर, ध्रुवीय अणु मतलब कि पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए एक चीज मैं बता देता हूँ, इधर इधर बता देता हूँ। जैसे कि H2O हो गया, तो H पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और O पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और ये ऋणात्मक, मतलब कि ये धनात्मक सिरा ये होता है हाइड्रोजन पर, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, ऋणात्मक सिरा, ठीक है। तो एक पर धनात्मक और एक पर ऋणात्मक, तो क्या बोलते हैं, क्या इसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय, ध्रुवीय मतलब ध्रुवीय अ- अणु, ठीक है, ध्रुवीय अणु बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। देख लीजिए ये वाला, ये वाला, ठीक है ना। इसलिए जल को क्या कहा जाता है, ध्रुवीय अणु, पोलर मॉलिक्यूल। और अगर आसान उदाहरण से समझे तो क्या होगा, देखते हैं। चुंबक की तरह सोचिए जरा, एक सिरा पर क्या होता है, उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल, और दूसरा क्या होता है, दक्षिण ध्रुव मतलब साउथ पोल। एक चुंबक हो गया, इसके ऊपर समझ जाइए क्या होगा, एक चीज और मैं बना ही देता हूँ अच्छा से। जैसे कि समझ जाइए, ये एक, ये इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब जरा समझिए इसको, ये समझिए, एक ये क्या हो गया, ये जो है ना, यहाँ यहाँ जो होगा ना, ये इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, बोल दीजिए नॉर्थ पोल, इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, ठीक है। इसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो है ना ऊपर से है, समझ रहे हैं ना, ये सब ऊपर से है, और फिर क्या आगे नीचे से जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये साउथ पोल है, समझ गए।
इसको थोड़ा है ना, ठीक है, ये आपका साउथ पोल है। इसी तरह अणु के सिरों में भी चार्ज का अंतर होता है, यही उन्हें ध्रुवीय बनाता है, मतलब पोलर बनाता है। समझ गए ना ये वाला? इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा इस पे। इसी तरह अणु के सिरों में भी चार्ज का अंतर होता है। सिरा मतलब एक पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज का अंतर। चार्ज मतलब क्या है? पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, ये होगा। और यही क्या करता है, धनात्मक और ऋणात्मक मिलकर के क्या करता है, एक ध्रुवीय का निर्माण करता है, मतलब बनाता है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या आएगा ना, कि वस्तु कब तैरती है कब नहीं तैरती है, इसको भी हम लोग जानेंगे। देखिए जरा यहाँ, देखिए वस्तु कब तैरती है, जब वस्तु का घनत्व जल से कम होता है। मतलब जिस वस्तु का जो घनत्व होगा, अगर जल के घनत्व से कम होगा, किससे कम होगा, जल से कम होगा, तो क्या होगा, वस्तु जल में तैरेगी। उदाहरण, लकड़ी, प्लास्टिक की गेंद, बर्फ का टुकड़ा, तेल की बूंद। ये जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये क्या है, इस सभी का जो घनत्व है, इस सभी का घनत्व ये क्या है, पानी से कम है, मतलब जल से कम है। इसका मतलब लेस देन, जिधर मुंह खुला है मतलब वो ज्यादा है। ठीक है, तो जल का क्या है, घनत्व ज्यादा है, इसलिए ये सब ये जितने भी है, ये क्या होगा, पानी में, जल में तैरेगा। ठीक है, देख सकते हैं ये सब जल से हल्के होते हैं, तो मतलब लो डेंसिटी, इनका घनत्व बहुत कम होता है, मतलब लो डेंसिटी होता है, इसलिए क्या होता है, जल के ऊपर तैरते रहता है। ठीक है ना, देखिए अब क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ऊपर देख रहे हैं ना, ये सभी का घनत्व क्या है, जल से कम है, इसलिए जल के ऊपर तैर रही है। और जो नीचे जो देख रहे हैं, ये सब डूब, जल में क्या है, डूब गई है, मतलब इसका जो घनत्व है, जो डूब गई है, पानी के घनत्व से क्या है, ज्यादा है, इसलिए वो डूब गई है। ठीक है, देखिए वस्तु कब डूबती है, जब वस्तु का घनत्व जल से अधिक होता है, तो क्या होता है, वह जल में डूब जाती है। एग्जाम्पल देखिए, मतलब उदाहरण, पत्थर, लोहा, सिरका, कांच, ये सब क्या है, ये सब जो है ना, इसका जो डेंसिटी मतलब घनत्व है, जल से क्या है, ज्यादा है, जल से क्या है, ज्यादा, इसलिए क्या हुआ, डूब गया। देख सकते हैं ऊपर वाला में, देख सकते हैं इसमें जल से, इसमें जल ज्यादा है, इसलिए जल के ऊपर तैर रहा है। इसमें क्या है, जल से कौन, ये ज्यादा है, इसमें जल ज्यादा है, इसमें जल क्या है, कम है। इसमें जल ज्यादा है तो ये तैरेगा, इसमें जल क्या है, जल का घनत्व कम है। ठीक है, इस इसका घनत्व क्या है, इसका ज्यादा है, इसलिए ये डूब जाएंगे। ठीक है ना, जिसका घनत्व ज्यादा होगा ना, वो पानी में डूब जाएगा, जिसका कम होगा वो तैरेगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपकी किताब में मिल जाएगा, जल में डूबती तथा तैरती वस्तु है। ठीक है ना, और है, हाँ देख सकते हैं। देखिए एक चीज और, ये सभी वस्तुएं क्या है, जल से भारी होती है। कौन, ये सारे, इसीलिए जल में क्या होती है, डूब जाती है। ठीक है, देखते हैं एक बात और, देखिए अब घनत्व क्या होता है, तो घनत्व जो होता है ना, घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। इसमें क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखिए पॉइंट क्या है इसके, यदि वस्तु का घनत्व कम हो, देखिए यदि वस्तु का घनत्व जल से कम है तो वो तैरेगी। यदि वस्तु का घनत्व जल से अधिक है, यदि वस्तु का घनत्व जल से अधिक है ना, तो वो डूब जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं सब, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। एक बात और, आपके दिमाग में क्या क्या आएगा कि अरे नाव तो इतनी बड़ी होती है, लेकिन फिर भी पानी में कैसे तैरती रहती है, डूबती क्यों नहीं है। ठीक है, आपके मन में डाउट होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लगा दिया।
नाव पानी में क्यों नहीं डूबती? देखिए, नाव का जो आकार ऐसा होता है ना कि वो पानी को काफी मात्रा में हटाती है। हटाती मतलब डिस्प्लेस करती है, और इस विस्थापित पानी से बॉल नाव को ऊपर उठाती है। इस बॉल को क्या कहता है? उत्थापन बल, यानी बुओयंट फोर्स। ठीक है ना? जरा समझिए। मान लें कि ये नाव है, ठीक है, ये नाव हो गया। तो ये क्या करती है, अपने आगे पानी को ऐसे ऐसे हटाती रहती है। चलती है तो पानी क्या होगा? हटाइए। पानी हटाइए नहीं तो पानी क्या करेगा ना कि एक बॉल, मतलब नीचे से एक बॉल लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? उत्थापन फोर्स, मतलब बुओयंट फोर्स। ठीक है, जिससे क्या होता है, नाव नहीं डूबती है। नाव कब डूब जाएगी? जब नाव में पानी भर जाए। ठीक है, समझ गए? देखिए, सरल भाषा में, नाव हल्की होती है, घनत्व कम की। ठीक है, लकड़ी या लोहे की बनी नाव के अंदर बहुत सारी हवा होती है। जो लकड़ी की नाव बनी हो या लोहे की नाव बनी हो, उसमें क्या है, उसके अंदर क्या होता है, हवा बहुत सारी भरी होती है। इस वजह से पूरा नाव का औसत घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है। जब किसका, नाव का जब पूरा औसत औसत घनत्व पानी के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। पानी के घनत्व से कम होगा तो क्या होगा, वो डूबेगा ही नहीं। लेकिन पानी नाव को ऊपर की ओर ढकेलता है। दो में क्या, जो पानी है ना, नाव को ऊपर की ओर ढकेलती है। नाव जब पानी में जाती है तो वो काफी पानी को हटाती है, डिस्प्लेस करती है। जितना पानी हटाया जाता है उतना ही पानी क्या होता है, उत्थापन बल उत्पन्न करता है। उत्थापन बल मतलब वो नीचे से क्या करेगा, एक बल लगाएगा। बल लगाएगा तो क्या करेगा, नाव को ऊपर ही रखेगा, पानी में ना डूबने देगा। ठीक है, देखिए, जितना पानी हटाएगा उतना ही पानी उत्थापन बल देता है। जब ये बल के नाव के वजन के बराबर हो तब नाव तैरती है। समझ गए? किसका? जब ये उत्थापन बल, कहाँ गया उत्थापन बल, ये वाला, यानी ये जो उत्तापन बल है ना, ये बॉल नाव के वजन के बराबर है। ये जो जितना ये फोर्स ऊपर से लगाएगा, और यहाँ पे नाव है, अब इसका वजन और ये जो फोर्स लगा रहा है, नीचे से बॉल लगा रहा है, ये दोनों बराबर होगा ना तो नाव को डूबने नहीं देगा, और क्या होगा, नाव तैरेगी। ठीक है, लेकिन किस केस में? देखिए, नाव नाव तब डूब सकती है जब नाव में क्या हो, पानी भर जाए, यानी घनत्व क्या होगा, पानी, नाव नाव का घनत्व पानी से ज्यादा हो जाए तब, या बहुत अधिक क्या होगा, नाव में वजन बढ़ जाए तब भी डूब सकता है। तब उत्तराखंड बॉल कम पड़ जाता है। मतलब कि ये नाव है, इसमें बहुत सारे लोग बैठ गए। ठीक है, बैठ जाएंगे तो क्या होगा, जितना नीचे से फोर्स लगेगा उससे ज्यादा तो ऊपर से फोर्स लगा देगा लोग। ठीक है, इसलिए क्या होगा, नाव धीरे धीरे डूबते चला जाएगा, पानी में डूब जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, जितना ऊपर से फोर्स लगेगा लोगों का, या जितना भी वजन बढ़ेगा, तो इसका क्या होगा, ये नीचे से जो फोर्स मतलब बॉल लगाएगा, ये कम बॉल लगाएगा। ठीक है, ये ऊपर वाला ज्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा, उत्थापन बल बहुत कम पड़ जाएगा। ये बल क्या होगा, बहुत कम पड़ जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, नाव डूबना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, तब उत्थापन बल क्या होता है, कम पड़ जाता है, और नाव क्या होता है, डूब जाती है। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ यहाँ क्या है, एक में पारदर्शी वस्तु है। अब थोड़ा पारदर्शी मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें ना, पारदर्शी जैसे आपकी मोबाइल है, कवर लगाते हैं तो आपकी पूरा दिखने लगता है कि मोबाइल किस कलर का है। तो क्या बोलते हैं, जो व्हाइट कलर का आता है पूरा आर पार दिख जाए, वही क्या होता है, पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट वस्तु होती है। इसका देखते हैं क्या होता है, वो वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह निकल जाती है, यानी जिनके पार साफ साफ देखा जा सकता है। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरह निकल जाता है, यानी जिनके पार साफ साफ क्या हो देखा जा सकता है, इस पारदर्शी कहते हैं वस्तुएं। अब देख सकते हैं, ये जो है ना, ये जो हाथ में लिया हुआ है, इसका देख रहा है, मुंह दिख रहा है। तो मतलब क्या कि ये क्या पारदर्शी है, इसको, इस वस्तु को इस वस्तु के आर पर क्या हो देखा जा सकता है। ठीक है, इसके इस वस्तु का आर पर क्या हो सकता है, देखा जा सकता है। इसको क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु। किसको, ये जो लिया है ना, ये पारदर्शी वस्तु है। इसलिए इस वस्तु का आर पर क्या कर रहा है, देख
देखा जा सकता है इस वस्तु से। ठीक है, देखिए कौन कौन से होते हैं। ग्लास मतलब कांच, साफ पानी होता है, हवा होता है, पारदर्शी प्लास्टिक शीट होता है। आप इनके आर पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये पारदर्शी वस्तुएं होती है। ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती है। देखिए, अब अपारदर्शी वस्तु क्या होती है, जिनका आर पार नहीं नहीं देखा जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अपारदर्शी वस्तु वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश नहीं जा सकता और जिनके पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो क्या है, अपारदर्शी वस्तु। आप देख सकते हैं, ये जो देख रहे हैं इसके आर पार नहीं देख, कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये अपारदर्शी वस्तुएं हैं। ठीक है, अब जरा देख लीजिए कौन कौन सा एग्जाम्पल। लकड़ी है, दीवार है, पत्थर मतलब स्टोन, धातु की चादर, मेटल शीट, आप इनके आर पार नहीं देख सकते। जैसे कि ये है, मान लीजिए ये क्या है, अपारदर्शी। इसको है ना अच्छा से बना देता हूँ कि समझ आएगा। अगर बनाऊं तो ये, रुकिए थोड़ा, ये जो है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद ये जो है ना, ये वाला है। ठीक है, और क्या, तीन में क्या है, देख सकते हैं तीन में कि अर्ध पारदर्शी। अर्ध मतलब क्या, आधा होगा, पारदर्शी मतलब देखा जा सकता है, मतलब आधा देखा जा सकता है, वो भी स्पष्ट तरीके से नहीं। देखिए, अर्ध पारदर्शी वस्तु क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। इसको, इसका सेकंड नाम क्या है, पारभासी। पारभासी इसको बोल सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। देखिए, वे वस्तुएं जिनसे कुछ प्रकाश गुजरता है लेकिन साफ साफ चीजें दिखाई नहीं देता। उदाहरण, धुंधला कांच, फ्रॉस्टेड ग्लास, मक्खन कागज, बटर पेपर और प्लास्टिक की दूधिया बोतल, इनके पार धुंधला दिखता है। जैसे ये जो पारभासी अर्ध पारदर्शी है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई देगा, उतना भी क्लियर दिखाई नहीं देगा। ये जो है, ये वाला आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन वो भी धुंधला, जिनसे प्रकाश कुछ ही मात्रा में क्या करे, गुजर जाए लेकिन साफ साफ दिखाई ना दे। ठीक है, समझ गए, ये होता है अर्ध पारदर्शी यानी पारभासी। इसमें क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। देखिए सारणी, टेबल में तुलना, देखिए गुण है, पारदर्शी है, अर्ध पारदर्शी, अपारदर्शी। समझ गए, पारदर्शी मतलब क्या होता है, वैसी वस्तुएं जिनका आर पार देखा जा सकता है। अर्ध पारदर्शी ऐसी वस्तुएं जिनके 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 आर पार नहीं देखा जा सकता है, थोड़ा सा मात्रा में साफ देखा जा सकता है, वो भी अच्छा से दिखाई नहीं देगा। अपारदर्शी मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनको आर पार देखा नहीं जा सकता है। प्रकाश पास करता है, देखिए पारदर्शी में करता है, देखिए प्रकाश पास करता है किसमें, पारदर्शी में, हाँ करता है। और पारदर्शी में कुछ हद तक ही पार करता है, उतना नहीं कर पाता है। अपारदर्शी में नहीं करता है। आर पार दिखता है, देखिए पारदर्शी में आर पार दिखता है, हाँ दिखता है, साफ भी क्लियर दिखता है। और अर्ध पारदर्शी में क्या होता है, नहीं, धुंधला दिखाई देता है। अर्ध पारदर्शी में क्या होता है, बिल्कुल नहीं दिखता। उदाहरण, कांच पानी हो गया पारदर्शी का, और अर्ध पारदर्शी क्या देगा, मक्खन कागज, धुंधला कागज। ठीक है, और इसमें क्या है, लकड़ी, पत्थर, दीवार, अपारदर्शी, जिसको आर पार देखा नहीं जा सकता है। देखते हैं आगे भी, अच्छा आगे भी। और एक बात और, आपको ये चीज मिलेगा लास्ट में। ठीक है, लास्ट में देखिए, रुक्ष। अब रुक्ष मतलब खुरदरा। रुक्ष का मतलब क्या होता है, रुक्ष का, रुक्ष या खुरदरा का मतलब क्या होता है, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ या असमतल होती है, यानी जिसे छूने पर क्या, चिकनापन महसूस नहीं होता है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ के इंग्लिश में क्या कहेंगे, अनइवन। अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़। ठीक है, ऐसी सतह मतलब ये सतह हो गया, ये ऊबड़ खाबड़ हो गया इसमें। ठीक है, जिसको छूने पर क्या हो, चिकनापन महसूस ना हो, ये क्या होता है, रुक्ष होता है वही। ठीक है, रुक्ष मतलब खुरदरी सतह की विशेषताएं क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है, आसपास करने पर क्या होता है, वो घर्षण लगता है कि हाथ घिस गया, चमकदार नहीं होती है, आमतौर पर अधूरे या प्राकृतिक रूप में दिखती है। ठीक है, उदाहरण, ईंट देख सकते हैं, ईंट को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ब्रिक बोलेंगे, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन, जूट की बोरी, रे, रेत का टुकड़ा, घिसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, ये सब किसका उदाहरण, रुक्ष का उदाहरण।
ठीक है। और उसका अब रुक्ष का ऑपोजिट क्या होगा, सीधे विपरीत क्या होगा, विपरीत शब्द किसका, उसका, रुक्ष का क्या होता है, मृदु मतलब चिकना, स्मूथ। स्मूथ का मतलब मृदु। सतह वो होती है, स्मूथ क्या होती है मतलब मृदु, क्या होती है, मृदु सतह वो होती है जो छूने पर क्या हो, नरम हो और समतल महसूस हो। ठीक है। मृदु सतह का उदाहरण क्या है, मृदु मतलब स्मूथ चिकना, शीशा हो गया, पॉलिश की गई लकड़ी हो गई, स्टील की प्लेट, साफ कांच, प्लास्टिक की बोतल, ये सब क्या है, स्मूथ मतलब चिकने के उदाहरण है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो किताब का लास्ट में आपको सारांश मिलेगा ये, ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। तीन में क्या है, किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं, बात सही है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने मतलब मसूद। इस प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में गीले होते हैं जबकि कुछ अन्य अबीले होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी या धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। सब पढ़ा दिया गया। देखिए, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। ठीक है, पदार्थों क्या उनके गुण में समानता और विभिन्नताओं के आधार पर क्या किया जाता है, उसके समूह को बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जाता है। ठीक है, देखिए लास्ट में आपको ये मिलेगा, सबसे लास्ट में प्रमुख शब्द मतलब कि हाईलाइटेड हाईलाइटेड होती है, जो ये दिखाता है कि आप इस ये जितने भी है इस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और ये जो है मेन मेन पॉइंट्स होती है, इसलिए यहाँ लास्ट में लिखा दिया है कि लास्ट में लिखा हुआ रहता है कि आप ध्यान दें इस पे। कठोर आप पढ़ लिए, अबिलय पढ़ लिए, द्वितीय में चमकीला मतलब पढ़ लिए, पदार्थी पढ़ लिए, धातु पढ़ ही लिए, अपारदर्शी, रुक्ष खुरदरा पढ़ ही लिए, विलय परिभाषी पढ़ ही लिए, पारदर्शी भी पढ़ ही लिए, कोई भी बाकी नहीं है इस पॉइंट से। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।